हमारा वीडियो 2013 में हेलमंद, अफगानिस्तान से शुरू होता है। गैरी कॉब सीआर के लिए स्पॉटर का काम करता है। गैरी लक्ष्य देखकर डुग्गन को जल्द शूट करने को कहता है, पर डुग्गन हिचकिचाता है, सोचता है कि शायद गलत आदमी है। गैरी पूछता है, कितना और समय? डुग्गन कहता है, जितना जरूरी हो। 6 घंटे बाद डुग्गन शूट करता है, लक्ष्य मारा जाता, टीम भागती है। बेस पर लौटकर वे गेम खेलकर आराम करते हैं। कैप्टन बॉल्डविन डुग्गन को पीने को देता, साइप्रस जाने की बात करता। इधर सीआर चार्ट पर किल मार्क कर टीम के साथ जश्न मनाता है। साइप्रस में जंक गैरी से टकराता है, लगभग लड़ाई होती है। जंक हेलमंद की बात करता है, 20,000 पाउंड प्रति टारगेट का ऑफर देता। जाने से पहले वह उन्हें अपना कार्ड दे जाता है। अंकारा, तुर्की में डुग्गन और गैरी एक हत्या करके इंतजार कर रही गाड़ी में बच निकलते हैं। जंक बताता है कि उसका दोस्त खुश है, उन्हें पैसे मिलते हैं, और जंक कहता है कि वे सबसे अच्छे हैं। अफगानिस्तान में डुग्गन को पता चलता है कि अगला टारगेट नजीब खान है, जो एक शादी में आया तालिबान कमांडर है। कैप्टन बॉल्डविन बताते हैं कि खान को जिंदा पकड़ना है। डुग्गन और गैरी को रानी के साथ गाड़ी से ऑपरेशन देखने का काम दिया जाता है। जल्द ही डुग्गन और गैरी अपना पोस्ट सेट करते हैं, जबकि बाकी टीम ट्रकों में कंपाउंड पहुंचती है। एक सैनिक खान तक पहुंचने के लिए गेट पर गार्ड से बात करने की कोशिश करता है। इस तनावपूर्ण बातचीत के दौरान गैरी कंपाउंड के ऊपर एक शूटर देखता है। गार्ड बताते हैं कि डिप्टी गवर्नर अंदर हैं और वे हथियार लेकर अंदर नहीं जा सकते। डुग्गन कंपाउंड के ऊपर के शूटर को मार गिराता है, जिससे गोलीबारी शुरू हो जाती है। गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। टीम गेट पर गार्ड को हटाकर अंदर जाती है और शादी में सभी को बेअसर कर देती है। गैरी और डुग्गन को घटना की गंभीरता का एहसास होता है। एक फिर नियंत्रण खोता है। दोनों नरसंहार से व्यथित हैं। वॉल्टर घटना को छिपाने की कोशिश में जोर देता है कि वे इसे वैध दिखाएं। वह रेडियो पर रिपोर्ट करता है कि वे फंसे हुए हैं और गोलीबारी के बीच हैं। जाने से पहले उन्हें कड़ी चेतावनी दी जाती है कि वे घटना के बारे में न बोलें। सुरक्षित दूरी पर पहुंचने के बाद परिसर एक विस्फोट में नष्ट हो जाता है। वर्तमान में MI6 मुख्यालय में विंस बताता है कि उसके पास अलेक्जेंडर डुग्गन की फाइल है। बियांका के पढ़ने पर ओसिता कहती है कि फाइल और वह कमरे में ही रहेंगे। बियांका डुग्गन के इतिहास में गहराई से जाती है, जो सैंडहर्स्ट में अधिकारी कैडेट बना था। फाइल डुग्गन के असाधारण दृढ़ संकल्प, स्नाइपर प्रशिक्षण और अफगानिस्तान में गुप्त विशेष बल इकाई में भागीदारी को उजागर करती है। 23 अप्रैल 2013 को मिशन के रास्ते में एक बड़े विस्फोट में पूरी यूनिट का सफाया हो गया। आधिकारिक रिपोर्टों के बावजूद बियांका डुग्गन की मृत्यु स्वीकार करने में संघर्ष करती है। मिशन के दौरान डुग्गन एक टीले पर आईडी देखता है और पास में हलचल नोटिस करता है। वह ड्राइवर को रोकने और गैरी को जांच में साथ आने का अनुरोध करता है। सावधानीपूर्वक आईडी स्कैन करते हुए डुग्गन टीले पर एक बच्चे की तिपहिया साइकिल पाता है। गैरी के सदमे में डुग्गन फोन से विस्फोट करता है, जो बाकी यूनिट को मिटा देता है। स्तब्ध गैरी स्पष्टीकरण मांगता है, पर डुग्गन कहता है कि उन्हें गायब होकर ऐसी जगह जाना है जहां न मिल सकें। वर्तमान में गार्ड एक नाव पर छापा मारते हैं, यात्रियों की हथियार तलाशी लेते हैं। सीआर किनारे से पर्यटक दूरबीन से निगरानी करता है। इस बीच जिना गुस्से में एक मशीन पटक देती है। वह उसे याद दिलाती है कि यूडीसी 48 घंटों में रिवर लॉन्च करेगा। वह कड़वाहट से कहता है कि वह छुट्टी पर नहीं है और चला जाता है। दृश्य यूडीसी पर बदलता है, जो समुद्र में तैर रहा है। जेट स्की पर अंगरक्षक साथ हैं। सशस्त्र सुरक्षा कर्मी घर के बाहर से निगरानी रखते हैं। अन्यत्र बियांका पुलमैन गुप्त खुफिया सेवा डेटाबेस में कैप्टन माइक बॉल्डविन पर शोध करती है। बाद में वह उससे मिलती है। उसे बिस्तर पर फेफड़ों के कैंसर से मरता हुआ पाती है। MI6 एजेंट के रूप में परिचय देकर वह हेलमंद की घटना के बारे में पूछताछ करती है। जब बॉल्डविन नर्स को बुलाने लगता है, वह कॉल रिमोट छीन लेती है। कहती है नर्स बाद में मॉर्फिन लाएगी। बियांका को बताया जाता है कि ऑपरेशन बंद किया जा रहा है। निराश होकर वह पूछती है क्या वे हार मान लें। कहती है वह सीआर के करीब है। किर्बी उसका विरोध खारिज करता है और उसे छोड़ने को कहता है। जब बियांका और बहस करने लगती है, किर्बी तुरंत उसे चुप करा देती है। इधर सीआर कई नकली पासपोर्ट अपनी जेब में ठूंस लेता है।
वह अपना सामान पैक करने लगता है। दूसरी ओर नूरिया चार्ल्स को बताती है कि अल्वारो खतरनाक गुंडे जिमी से मिल रहा है। घबराकर वह कहती है कि जिमी पैसों के बारे में जानता है। चार्ल्स उसे आश्वस्त करता है कि वह स्थिति संभाल लेगा। बाद में चार्ल्स अल्वारो से मिलता है, जो बताता है कि जिमी से मुलाकात ला विक्टोरिया के होटल सियरा में होगी। चार्ल्स उसके साथ जाने का वादा करता है। अल्वारो कृतज्ञतावश उसे गले लगा लेता है। सियार एक नाव उधार लेता है। इस बीच होटल में जिमी बेचैन होने लगता है, सोचता है कि क्या चार्ल्स सच में आएगा। अल्वारो उसे आश्वस्त करता है, कहता है कि चार्ल्स जरूर आएगा। जिमी पूछता है चार्ल्स कितना अमीर है। अल्वारो कहता है वह अंतरराष्ट्रीय वित्त से करोड़पति है। जैसे ही वेटर गिलास भरता है, जिमी अचानक मेज पर गिर पड़ता है, जिससे वह चीख पड़ती है। कैमरा घूम कर दिखाता है कि घातक गोली 1 किलोमीटर दूर नाव से आई थी। दृश्य बदलता है। सियार कमरा 7 में प्रवेश करता है और राइफल पर साइलेंसर लगाता है। अन्यत्र बियांका बिस्तर पर लेटी जिमी की हत्या की खबर पड़ रही है। वह खुफिया डेटाबेस देखती है और पाती है कि हत्यारे ने उच्च सटीकता दिखाई। बाद में सियार बोगदान को बताता है कि वह दुर्लभ कैलेंड्रा लार्क की फोटो खींच रहा है। थोड़ी दूर जाकर वह बोगदान से नाव रोकने को कहता है, कुछ देखने का दावा करते हुए। जैसे ही बोगदान नाव रोकता और मुड़ता है, सियार तेजी से उसका गला काट देता है। बिना देर किए वह नाव पर अपनी बंदूक जिम्बल पर सेट करना शुरू करता है। बंदूक को स्थिर करने के बाद सियार द्वीप की एक चट्टान पर गोली चलाकर परीक्षण करता है। इस बीच यूडीसी खराब रात के कारण तैरने की अपनी आदत तोड़ने का सोचता है। टेडी उसे समझाता है, अपनी आदतों पर टिके रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। सियार अपने डिवाइस पर अलर्ट प्राप्त करता है और उसने एक ड्रोन को ऊपर उत्तिक्त होते हुए देखा। शक को दूर करने के लिए उसने मछली पकड़ने की नाटक की। कहीं दूर कीट दूसरे व्यक्ति के साथ बोगदान की नाव की बात करता है, हैरान कि वह क्यों है। जैसे तैसे यूडीसी और टेडी नीचे चलते हैं और बाहर आते हैं। सियार उन्हें देखता है और अपने शॉट को सेट करने के लिए तुरंत गियर पहनता है। जैसे ही वह तैयार होता है, एक तेज गति वाली नाव नजदीक से होकर जाती है। यह एक लहर बनाती है, जिससे उसकी निशाना उद्घाटित होता है और उसके अवसर को चूक जाता है। सुरक्षा बोगदान की नाव पर जांच करने के लिए एक जेट स्की भेजती है। सियार जेट स्की को आते देखता है और ड्राइवर को गोली मार देता है। निगरानी केंद्र में वापस एक सुरक्षा गार्ड कैमरों को भी देखता है और कीट को बताता है कि नाव पर आदमी के पास एक स्नाइपर राइफल है। यूडीसी को तत्परता से पानी से बाहर आने का कहा जाता है। वह और एक सुरक्षाकर्मी डाइव करते हैं। कुछ समय के लिए उन्होंने पानी के नीचे रहने का निर्णय लिया। सियार ध्यान से देखता है, उनकी हरकतों का समय निर्धारित करता है। जब वे उभरते हैं, सियार आग लगाता है और यूडीसी के बजाय गार्ड को ही निशाना बनाता है। टीम के अन्य लोग यूडीसी को पानी के नीचे रहने का आग्रह करते हैं, क्योंकि स्नाइपर को साफ निशाना नहीं मिलेगा। लेकिन सियार गिनती जारी रखता है, सही पल का इंतजार करते हुए। जब यूडीसी सांस लेने के लिए ऊपर आता है, सियार फिर से गोली चलाता है। इस बार गर्दन के पीछे लगकर उसे तुरंत बेहोश कर देती है। मिशन पूरा होते ही सियार बोगदान की नाव से भाग जाता है। जेट स्की पर सवार सुरक्षाकर्मी उसका पीछा करते हैं। दृश्य बदलकर सियार को कार में भागते हुए दिखाता है। पुलिस चौकी के पास पहुंचते ही वह घबरा जाता है जब उसे पता चलता है कि वे उसकी गाड़ी की तलाशी लेंगे। जब ट्रंक खोलने को कहा जाता है, वह और घबराकर एक अधिकारी को कुचल देता है और भाग जाता है। एक पुलिस कार पीछा करती है, जिससे शहर की सड़कों पर तेज रफ्तार से भागदौड़ शुरू हो जाती है। आखिरकार सियार पकड़े जाने से बच निकलता है। इस बीच बियांका इसाबेल किर्बी से जिमी टेग्वेरो के बारे में बात करती है, जो स्पेन में मारा गया एक छोटा अपराधी था। बियांका को शक है कि टेग्वेरो की मौत और यूडीसी केस दोनों के पीछे एक ही हत्यारा है। हालांकि इसाबेल जोर देती है कि केस बंद है और बियांका को उसकी पिछली असफलता याद दिलाती है। सुझाव देती है कि अगर वो आगे नहीं बढ़ सकती तो दूसरी नौकरी ढूंढे। जवाब में बियांका घोषणा करती है कि वह इस्तीफा दे रही है। सड़क पर एक लड़के से बचने के लिए सियार अपनी कार दुर्घटनाग्रस्त कर देता है। बाद में एक क्रोएशियाई व्यक्ति पलटी हुई गाड़ी में फंसे सियार को पाता है। वह उसकी मदद करता है और बताता है कि उसने पहले ही पुलिस को बुला लिया है। सियार उस पर बंदूक तानता है, ट्रक की चाबी लेता है और एक महिला को पुलिस को फोन करते देखता है। कुछ पल बाद कार में विस्फोट हो जाता है। सियार एक सुनसान जगह पर जाता है, जहां वह अपने जख्म ठीक करता और अपना रूप बदलता है। फिर वह ट्रक में जलता हुआ लाइटर फेंकता है, जिससे वह आग पकड़ लेता है। आग लगाकर उसे पास की चट्टान से धकेल देता है। दो कारवां के पास एक जोड़े को देखकर सियार अंगूठी पहनकर लिज और ट्रेवर से मिलता है। बीमार होने का नाटक करते हुए कहता है कि पत्नी सैफरन वाल्डेन में है और उसे ड्राइव नहीं करने देती। वह उन्हें बताता है कि अस्पताल सिर्फ 15 मिनट दूर है और लिफ्ट मांगता है।
ट्रेवर उसे वहां ले जाने के लिए मान जाता है। सीआर उनके साथ सवार होता है, पर जब वे अस्पताल न पहुंचने पर सवाल करते हैं, वह बंदूक निकालता है। वह उन्हें योजना में बदलाव की जानकारी देता है। अब वे मॉन्टेनेग्रो सीमा की ओर जा रहे हैं। वह बताता है कि यात्रा में 69 मिनट लगेंगे और अगर वे उसकी बात माने तो उन्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। इस बीच इसाबेल बियांका के घर जाकर केस फिर से खोलने का संभावित सुराग बताती है। वह बियांका से इसे आगे बढ़ाने और मामले को निपटाने का आग्रह करती है। इसाबेल कहती है कि यह गैर अधिकृत मिशन होना चाहिए और बियांका को जल्द से जल्द टारगेट को खत्म करना है। सीमा पर उन्हें एक और पुलिस चौकी मिलती है। सीआर ट्रेवर को बताता है कि चलते ही दाएं मुड़ना है। वैन रुकने पर ट्रेवर धूम्रपान के लिए पूछता और सीआर को भी देता है। बातचीत में ट्रेवर धीरे से पूछता है, क्या सीआर उन्हें मारेगा? सीआर मना कर देता है। वैन में लौटकर सीआर कहता है कि सोने का वक्त हो गया है। लिज सीआर को चाकू मारती है और ट्रेवर भी लड़ने लगता है, पर सीआर जीत जाता है। ट्रेवर को गोली मारकर लिज को मार डालता है। उधर बियांका कैडिज में विंस से मिलती है और गुप्त मिशन बताती है। विंस पूछता है अगर टारगेट ना हो तो क्या, पर बियांका आश्वस्त है। अगली सुबह सीआर वैन से दूर जाता है और वह धमाके से उड़ जाती है। बाद में वह बाल्कन बर्ड टूर्स की बस में सवार होता है। बियांका और विंस डिटेक्टिव रेमिका से मिलते हैं, जो बताती है कि तागुएरो की हत्या के समय कोई उसके साथ था। उस व्यक्ति को जांच के बाद छोड़ दिया गया था। विंस के पूछने पर रेमिका उस व्यक्ति का नाम अल्वारो गोंजालेज मार्टिन बताती है। वह एक फोटो देती है और कहती है कि अल्वारो की बहन की शादी चार्ल्स कॉथरॉप नामक धनी व्यक्ति से हुई है। बियांका और विंस दूर से नूरी पर नजर रखते हैं। बियांका कहती है कि वे इंतजार करेंगे, जैसे सीआर करता है। वह उसे जिंदा पकड़ना चाहती है, हालांकि यह योजना का हिस्सा नहीं था। विंस उसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है सीआर खतरनाक है, पर बियांका नहीं मानती। घर के अंदर नूरी पैसे और कपड़े पैक करने लगती है। कुछ देर बाद एक गाड़ी आती है। बियांका और विंस देखते हैं कि क्या वह सीआर है। वे देखते हैं कि नूरी अपने बच्चे के साथ टैक्सी में जाती है। बियांका को लगता है कि वह भाग रही है। इस बीच सीआर हवाई अड्डे से गाड़ी लेकर घर लौटता है। बियांका दूरबीन से उसे देखती है। उसके दाएं कंधे पर चोट दिखती है। सीआर के घर में घुसते ही बियांका और विंस पीछा करते हैं। अंदर सीआर को पता चलता है कि नूरी पहले ही जा चुकी है। तभी जिना का फोन आता है। स्पेन में खतरे की चेतावनी देती है। शंकित होकर सीआर गुप्त कमरे में जाता है। कुछ पैसे गायब पाता है। सीआर सामान बांधने लगता है। बियांका और विंस नजदीक आते हैं। तभी अल्वारो घर में घुसता है। नूरी को पुकारता है, बात करने की कहता है। आवाज सुनकर वह बंदूक निकालता है, लाइट जलाता है। बियांका विंस दिखते हैं। कुछ कर पाने से पहले उसे गोली मार दी जाती है। सीआर गोलियों की आवाज सुनता है, हथियार तैयार कर कमरा बंद करता है। बियांका सावधानी से आगे बढ़ती है। अनजाने में सीआर के पास पहुंच जाती है। वह दरार से उसे देखता है, पर वह उसे नहीं देख पाती। विंस से मिलने के बाद बियांका ने पाया कि सीआर का कोई निशान नहीं है और उसे बाहर निकालने के लिए घर का अलार्म बजाने का फैसला किया। कुछ पल बाद विंस ने बियांका के सिर पर लेजर देखा और तुरंत उसे हटा दिया। इस प्रक्रिया में उसे बचाते हुए विंस को गोली लग गई। जैसे ही विंस गिरा, बियांका और सीआर ने गोलियां चलाईं। गोलीबारी कम होने पर बियांका चिल्लाई कि किसी और को मरने की जरूरत नहीं है। वह सावधानी से आगे बढ़ी। अनजान की सीआर दीवार के पीछे छिपा है। उसे डुग्गन कहकर उसने माना कि वह जीतने के मजे के लिए लड़ती है। सीआर ने जवाब दिया कि उसे भी जीतना पसंद है। बियांका ने विनती की, कहा कि इसे ऐसे खत्म नहीं होना चाहिए। लेकिन अब उसके पीछे खड़े सीआर ने ठंडे से कहा, होना है, और गोली मार दी। बियांका जमीन पर गिर पड़ी और सीआर चुपचाप उसके ऊपर खड़ा रहा।